गुड इवनिंग बच्चों लोग। आपके स्क्रीन पर जो सवाल आपको दिख रहा है ये एक बहुत ही केयरफुली पिक्ड सवाल है। हमारी टीम ने ये देखते हुए कि बहुत कम दिन बचे हुए हैं अप्रैल 2026 आईआईटी जेईई अटेम्प्ट के लिए, तो हमारी टीम ने कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पिक किए हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, जो कि प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं 2026 अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। ये सब केयरफुली पिक किए गए सवाल हैं। केयरफुली पिक करने का मतलब ये हुआ कि हमने पास्ट ईयर के पैटर्न को स्टडी किया, उनको समझा और उसके बेसिस पर हमने ये क्वेश्चंस पिक किए हैं और इन क्वेश्चंस को हम स्क्रैच से सॉल्व करेंगे, अज्यूमिंग कि एकदम नए तरीके से आप इसको समझना शुरू कर रहे हैं। ये सवाल बहुत अच्छे और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं, कॉन्सेप्चुअली रिच सवाल है और वी होप कि इनसे मिलते जुलते सवाल या इनके मिलते जुलते कॉन्सेप्ट के सवाल आपके एग्जामिनेशन में आए, ताकि आप वहां पर इस तरीके के सवालों को बहुत अच्छे तरीके से समय के अंदर सॉल्व कर लें, ताकि आपको अगले क्वेश्चन करने के लिए टाइम मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। इसमें हमको दे रखा गया है कि वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा एंगल है जो कि लाई कर रहा है 0 to 2 पाई के बीच में, फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस z is equal to 1 plus I cos theta upon 1 minus 2 I cos theta is purely imaginary। देखिए इसमें कुछ चीजें हमको दे रखी गई। सबसे पहले तो प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है। अगर z is equal to x plus I y दे रखा है मुझे, तो प्योरली इमेजिनरी का मतलब हो जाएगा कि रियल पार्ट इसका 0 है। प्योरली इमेजिनरी दैट इज x is equal to 0 और प्योरली रियल का मतलब हो गया दैट इज y is equal to 0। इस केस में क्या हो जाएगा, ये नंबर z is equal to i y हो जाएगा और यहां पर z की वैल्यू आ जाएगी सिंपली x। तो ये हो गया प्योरली इमेजिनरी नंबर और ये हो गया प्योरली रियल नंबर। यानी एक चीज हम और डिराइव कर सकते हैं कि प्योरली इमेजिनरी में रियल पार्ट इज ऑलवेज 0 और इसमें क्या हो जाएगा, द इमेजिनरी पार्ट इज ऑलवेज 0। ये चीज हमारे बहुत काम आने वाली है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके के सवालों को शुरू करने का हमारा बेसिक स्टेप क्या होता है, हम बेसिकली इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि डिनोमिनेटर में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हट जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर दे रखा है z is equal to 1 plus I cos theta अपॉन 1 minus 2i cos theta। हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। z is equal to x plus iy दे रखा है, तो उसके कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ, वो हो जाएगा x minus iy। सिंपली साइन चेंज हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 plus 2i cos theta अपॉन 1 plus 2i cos theta। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 1 मिलेगा प्लस 2i cos theta प्लस i cos theta प्लस 2i स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1। ये देखिए कौन सा फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मुझे क्या देता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस ये 2i स्क्वायर है, तो यहां पर हो जाएगा 4i स्क्वायर, सॉरी यहां पर cos हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, मैं रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट को अलग अलग लिख लेता हूं। न्यूमरेटर में ये 1, ये वाला पार्ट मुझे क्या दे देगा, माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2i cos थीटा प्लस i cos थीटा, ये दे देगा मुझे 3i cos थीटा। यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहां पर i स्क्वायर है तो वो प्लस दे देगा, तो प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। मैं इसको और ब्रेक कर लेता हूं। ये वाला अगर हिस्सा देखा जाए तो रियल पार्ट है, ये वाला हिस्सा देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स पार्ट है और ये रियल है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बहुत आराम से लिख सकता हूं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। प्लस आई 3 cos थीटा अपॉन 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। देखिए हमारा ये वाला क्या पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा रियल पार्ट और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट, या कई जगह पे इसको इमेजिनरी पार्ट भी कहते हैं। इसको डिनोट किया जाता है आर ई जेड से, इसको डिनोट किया जाता है आई एम जेड से। तो चलिए इसको, अब हमें क्या दे रखा है कि दिस नंबर हैज टू बी प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट शुड बी 0। वी हैव टू फाइंड
when the number z becomes purely imaginary, that is REZ is equal to 0. REZ की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगा 1 माइनस 2 cos square theta, 2 cos square theta upon 1 plus 4 cos square theta is equal to 0. यही हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा. 1 माइनस cos square theta is equal to 0, यानी 1 is equal to 2 cos square theta, यानी 1 upon 2 is equal to cos square theta. This implies cos theta is equal to plus minus 1 by root. ठीक है, अब देखिए मुझको क्या मिल गया यहाँ पर, इसकी दो वैल्यू मिल गई. एक वैल्यू मुझे मिली 1 by रूट 2 और एक मिली मुझे माइनस 1 by रूट 2. और हमें थीटा की वैल्यू कहाँ पे निकालनी है? हमको दे रखा गया थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2π. अब देखिए इसको मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर. 1 by रूट 2, पहली तो वैल्यू हो गई आपकी 45, ये 45 दे देगा. ठीक है, ये मुझे दे रहा है 45 यानी पाई बाय 4. देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ tan पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है. यानी ये 45 हो गया. तो अगर मुझे क्या निकालना है, ये दूसरी बार पॉजिटिव कब होगा 0 to 2π के बीच में? वो यहाँ पर होगा, यानी माइनस 45 ले लिया. किससे माइनस कर रहे हैं हम 2π से माइनस कर रहे हैं. तो अगली वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2π माइनस पाई बाई 4 विच इज इक्वल टू 8π माइनस पाई बाई 4 विच इज 7π बाई 4. तो मुझे पहली वैल्यू मिली बच्चों पाई बाई 4, दूसरी मिली मुझे 7π बाई 4. और ये कब मिल रही है मुझे? जब 1 बाई रूट 2 है. हम माइनस 1 बाई रूट 2 देखते हैं. माइनस का मतलब क्या हुआ? कॉस माइनस कहाँ होता है? यहाँ होता है, यहाँ होता है. अब इसका मतलब क्या हुआ? ये पाई है, तो एक वैल्यू मुझे मिलेगी पाई में से 45 घटाने के बाद और दूसरी वैल्यू मिलेगी मुझे पाई में 45 जोड़ने के बाद. तो क्या मिल जाएगा मुझे? पाई प्लस पाई बाई 4, दिस विल गिव मी 5π बाई 4. और दूसरी वैल्यू मुझे मिल जाएगी पाई माइनस पाई बाई 4, दिस विल गिव मी 4π माइनस पाई बाई 4, दिस विल गिव मी 3π बाई 4. तो हमारी वैल्यूज क्या आ गई? हमारी थीटा की क्या वैल्यूज आ रही हैं? पहली वैल्यू आ रही है पाई बाई 4, 7π बाई 4, 3π बाई 4, 5π बाई 4. यानी पाई बाई 4, 3π बाई 4, 5π बाई 4 एंड 7π बाई 4. ये वैल्यू और ये वैल्यू आ रही है जो आउटर वैल्यूज हैं, ये आ रही हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 के जैसे. और ये जो दो इनर वैल्यूज हैं ये आ रही हैं cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2 के कारण. हमसे कहा क्या गया है? वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज. देयरफॉर द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज of theta belonging to 0 to 2π such that the number z is purely imaginary. तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 प्लस 3π बाई 4 प्लस 5π बाई 4 प्लस 7π बाई 4. दिस विल गिव मी 12 13 14 15 16. ये 16π बाई 4 मुझको दे देगा विच विल गिव मी 4π. तो क्या ये हमारे ऑप्शन में दे रखा है बच्चों? एक बार देख लेते हैं. यस, ये हमको यहाँ पर दे रखा गया है. बच्चों इस तरीके से मिलता जुलता सवाल पीछे के 1-2 सालों में आया है. उसी के बेसिस पर हमारी टीम ने इस सवाल को फाइंड आउट किया है फ्रॉम अ डिफरेंट टेक्स्ट बुक, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और रिवाइज हो सके, शार्पन हो सके और डीपन हो सके. आई होप कि ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में ऐसा आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है. या ऐसे मिलता जुलता सवाल है तो आपको पता है कि उसको कैसे करना है. चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि फिर से PYQ बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा और उम्दा क्वेश्चन है. यहां पर दे रखा गया है लेट ओमेगा 1 बी ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग z1 इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i एंटी क्लॉकवाइज. देखिए यहां पर कुछ हैवी वर्ड्स आ रहे हैं, उसको हम समझ लेते हैं क्या क्या दे रखा है. ठीक है, देखिए पहले हमको दे रखा गया एक ओमेगा 1 हमको फाइंड करना है. ओमेगा 1 कैसे हमको मिलेगा? हमको एक z1 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा गया है. ये इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं 90 डिग्री से अबाउट द ओरिजिन. देखिए ये एंगल अगर ऐसे है, ठीक है, ये पॉइंट अगर है 1 प्लस 1 रूट 3 ये दे रखा है, तो हम इसको
ये एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, ये वाला डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इसको हम घुमा देंगे ऐसे, ये 90 डिग्री हो गया। अब ये एंगल, ये वाली वैल्यू जो है यहां पर आ गई, ये ऐसे घूमकर इधर आ जाती है, ठीक है। तो ये रोटेशन का मतलब हो गया, रोटेशन बाय दिस। और इस डायरेक्शन में हमने घुमाया बच्चों। अगर ओमेगा 2 मिलता है, इसको क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब इसको ऐसे घुमाना, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज और ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और रोटेशन के सवाल काफी आते हैं, उसी से हम लोगों ने पिक किया है। तो हमारे पास एक ओमेगा 1 नंबर दे रखा है, जो कैसे मिलेगा, z1 इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आई को एंटी क्लॉकवाइज बाई 90 डिग्री, रोटेटिंग, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री। और ओमेगा 2 हमको एक नंबर मिलेगा, जो मिलेगा z2 को घुमाना है, ठीक है। z2 क्या दे रखा है, z2 है हमारा, z2 है रूट 3 प्लस आई को क्या करना है, क्लॉकवाइज रोटेशन बाय 90 डिग्री। बच्चों ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और उसका हमसे कहा जा रहा है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमें निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर एक टर्म और आ गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो अब चलिए हम लोग पहले प्रिंसिपल आर्गुमेंट समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर तीन चीजें दे रखी हैं, एक हमको z1 से ओमेगा 1 निकालना है बाय रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ओमेगा 2 हमें z2 से निकालना है बाय क्लॉकवाइज रोटेशन बाय 90 डिग्री, और तीसरी चीज जो दे रखी गई है प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में दे रखी गई है। इससे पहले एक बार इन तीनों को हम समझ लेते हैं। हमारी कोशिश ये है कि एक बार स्क्रैच से कर ले, ताकि ये सवाल आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो सबसे पहली चीज दे रखी गई है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट से शुरू करते हैं, फिर उसका एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहली चीज हमको दे रखी गई है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। देखिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये पॉइंट z हो गया x प्लस आई वाई। अगर गौर से देखा जाए तो यही, इसको हम x वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये वो लाइन है जो ओरिजिन 0,0 को जोड़ती है इस पॉइंट z से, जो कि है x, y। x आपके अगर ऐसे देखा जाए तो ये पॉइंट हो जाएगा x, 0, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0, y। ये ध्यान रखिएगा बच्चों। तो ये जो एंगल है जो पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस के साथ, ये लाइन जो कि z को जोड़ रही है ओरिजिन से, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाती है, उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। और जब आर्ग्यूमेंट की वैल्यू -पाई टू पाई के बीच में लाई करती है, तो वो कहलाता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। एक बार मैं फिर से बच्चों समझा देता हूं इसको। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ज्योमेट्रिकली x, y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x हमारा ये पॉइंट हो जाएगा और ये y हो जाएगा, जो कि y एक्सिस पर लाई करेगा पॉजिटिव साइड पर, और ये नेगेटिव साइड y एक्सिस हो जाएगा। फिर इसके बाद एक लाइन हम लेते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं हम। ड्रॉ इस तरीके से करते हैं कि वो z को ओरिजिन से जोड़ती है। ये लाइन एक एंगल बनाएगी पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में, इस तरफ मूव कर रहा है ऐसे। तो ऐसे केस में हमारा जो ये एंगल आएगा थीटा, उसकी वैल्यू कहलाती है आर्ग्यूमेंट। बट हमको दे रखा गया है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वो आर्ग्यूमेंट होता है जो -पाई से पाई के बीच में लाई करता है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली चीज। दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो दे रखी है कि हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई को रोटेट किया गया है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, उससे दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे मिलेगा, बाय रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारे लिए एक पॉइंट जानना बेहद जरूरी है, मल्टीप्लाइंग। देखिए 90 डिग्री की भी सिग्निफिकेंस है, क्यों वो भी अभी दिखाते हैं। मल्टीप्लाइंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इस सवाल की जान है। मल्टीप्लाइंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विद आई, जो कि होता है -1 का अंडर रूट, ठीक है, रिजल्ट्स इन रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 90 डिग्री। इसको हम समझ भी लेते हैं, ठीक है। e टू द पावर आई पाई बाई 2 क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 होता है बच्चों, ये हमको क्लियर है। अब मैं इसको आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
e to the power I pi by 2। अच्छा, I को हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज है, ठीक है। I का मतलब हो जाता है बच्चों e to the power, यही I भी हो गया, तो यानी इसको लिखा सकता है e I pi by 2 इस चीज को, और ये पहले से ही दे रखा है e pi by 2, तो ये क्या हो जाएगा e to the power 2I pi by 2, यानी e to the power I pi which will be cos pi plus I sin pi, और हम जानते हैं कि ये 0 होगा, ये मुझको -1 दे देगा, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने शुरुआत की e to the power I pi by 2 से, इसको हमने मल्टीप्लाई किया I से, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर एंगल था 90 डिग्री, ये 90 डिग्री था, और जब हमने इसको I से मल्टीप्लाई किया तो ये एंगल किस में बदल गया, 180 डिग्री में। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जब भी हमारे पास 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रखा रहता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं I से। मल्टीप्लाइंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विद I रिजल्ट्स इन रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 90 डिग्री, और ये हमने दिखा भी दिया यहाँ पर। इसी तरीके से एक चीज हमको और मिलती है, वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर बाय -I, ठीक है, रिजल्ट्स इन क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ दैट नंबर बाय 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमको दे रखा गया है Z1 से हमको ω1 कैसे मिलेगा, ये हो जाएगा, कैसे मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बाय 90 डिग्री। तो हमें करना क्या है, Z को सीधे मल्टीप्लाई कर देना है I से, और Z2 से हमें ω2 कैसे मिल रहा है, वो मिल रहा है इज द क्वेश्चन क्लॉकवाइज रोटेशन बाय 90 डिग्री। तो हमें इसको क्या करना है, -I से मल्टीप्लाई कर देना। बच्चों यही हमारे सवाल का क्रक्स है। अगर ये हमें समझ में आ गया तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं सवाल को सॉल्व करने की तरफ। हमको Z1 क्या दे रखा गया है, Z1 को दे रखा गया है 1 प्लस √3i। ω1 का मतलब क्या होगा, I टाइम्स Z1, यानी I 1 प्लस √3i, दिस विल गिव मी I प्लस I √3 इंटू I, दिस विल गिव मी I माइनस √3। क्यों, क्योंकि I स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। तो हमारा ये मिल गया। ω2 हमको क्या मिल जाएगा, Z2 हमको दे रखा गया है √3 प्लस I, हमको चाहिए क्या, ω2। ω2 क्या होगा, -I से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, दिस विल गिव मी -√3i minus I square, this will give me -√3i plus 1 because I square is equal to -1 होता है, ठीक है। तो ω1 माइनस ω2 क्या हो जाएगा, I माइनस √3, ये उतार लिया, प्लस √3i माइनस 1। अब देखिए क्या होगा, यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, I 1 प्लस √3, यहां से क्या ले सकता हूं, -1 1 प्लस √3, दिस विल गिव मी I माइनस 1 1 प्लस √3, ठीक है। अब देखिए मुझे इसका क्या निकालना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, फॉर क्लैरिटी के लिए मैं लिख रहा हूँ, सेम चीज है, वही चीज क्लैरिटी के लिए लिख रहा हूँ, I 1 प्लस √3। अब देखिए इसमें x वाला पार्ट जो है ये रियल पार्ट है, दिस इज रियल पार्ट लेस देन 0 है, और इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0। तो ये कहाँ लाई करेगा बच्चों, ये लाई करेगा इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और याद रखिएगा कि जब हम आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आनी चाहिए, ये चार्ट। यहाँ पर एंगल होता है अल्फा, यहाँ पर पाई माइनस अल्फा होता है, यहाँ पर अल्फा माइनस पाई होता है, यहाँ पर माइनस अल्फा होता है। ये चार्ट हमारे लिए याद रखना बेहद जरूरी है कि कैसे आर्ग्यूमेंट्स मूव करते हैं, ठीक है। ये मूवमेंट क्या कह सकते हैं, वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब देखिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, जो कि लाई करेगा हमारा -पाई से पाई के बीच में। अब देखिए
ये एक प्योरली रियल नंबर है, दिस इज द प्योरली रियल नंबर। तो ये आर्ग्यूमेंट में काउंट नहीं करेगा या कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आ गया -1 प्लस आई। बेसिकली ये है क्योंकि 1 प्लस √3 जो है वो हमारा प्योरली रियल नंबर है, दिस इंप्लाइज इट विल नॉट कंट्रीब्यूट इन आर्ग्यूमेंट। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीके से करता हूं, लेट इट बी इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा। ऑन कंपैरिजन वी गेट r cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, r स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज 2, ठीक है। पर उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं, हमें मतलब है tan थीटा से। tan थीटा क्या हो जाएगा, y अपॉन x, यहां पर मॉड के साथ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा। दिस विल गिव मी 1 अपॉन -1, दिस विल गिव मी -1 का मॉड, दिस विल गिव मी 1। तो ये अगर 1 के बराबर है, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/4। तो बच्चों ये तो थीटा की वैल्यू आ गई, बट हम क्या जानते हैं, ये जो पॉइंट है दिस लाइज इन दी दिस complex number lies in the second quadrant। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होती है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी, और सिंस वो पाई से कम होगा तो उसको हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कह दिया। यहां पर हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, यानी इसको अल्फा कहीं चाहे थीटा भी कह लीजिए, ये हो जाएगा पाई माइनस π/4 विच इज 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, यानी 3 π/4। तो बच्चों ये हमारा आंसर है 3 π/4। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये हमारे किसी ऑप्शन में दे रखा है, यस 3 π/4 हमको दे रखा है, ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों ये जो दो सवाल हमने पिक किए थे ये PYQ बेस्ड हैं, एग्जैक्टली PYQ नहीं है, उनसे मिलते जुलते ये सवाल हमारी टीम ने पिक किए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। और हमने सोचा कि इसके मिलते जुलते सवाल जो पीछे आ चुके हैं, यानी 23, 24, 25 में इस तरीके के सवाल आए, तो एक बार इन कॉन्सेप्ट्स को और रिवाइज कर लिया जाए। बेसिक थीम यही थी। हम इस तरीके के और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे जहां पर कुछ हैंड पिक्ड सवाल होंगे हमारे, बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत ना हो। यही हमारी टीम की मुहिम है, यही हमारी मुहिम है कि आप एग्जामिनेशन में सवाल को देखकर मुस्कुराएं। सवाल को भी लगना चाहिए कि किससे पाला पड़ा है, डर सवाल को लगना चाहिए कि कौन आ गया मुझे सॉल्व करने। तो बच्चों इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। और ऐसे ही वीडियोस के साथ हम आपको दोबारा मिलते हैं। टिल देन इट्स प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।